हाय हेलो इन्वेस्टर्स। ये वीडियो के अंदर हम जो है एक बहुत इंटरेस्टिंग इंडस्ट्री के बारे में डिस्कशन करेंगे। ये इंडस्ट्री जो है फ्लेवर्स और फ्रेग्रेंस इंडस्ट्री है। अगर आप ग्लोबली देखोगे तो ये फ्लेवर्स और फ्रेग्रेंस वाली जो इंडस्ट्री है ये जो है हमारी केमिकल इंडस्ट्री के अंदर ही आती है। लेकिन केमिकल इंडस्ट्री के अंदर भी अगर आप देखोगे तो दो टाइप्स होते हैं। एक होता है आपका स्पेशलिटी केमिकल्स वाला पार्ट, जहां आपके मार्जिन जो होते हैं बहुत ज़्यादा हाई होते हैं, और आप इस केस में जो है यूजुअली कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट्स के अंदर डील करते हो, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स के अंदर डील करते हो। तो जब आप कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स के अंदर डील करते हो तो इसके वजह से आपके मार्जिन इंक्रीज हो जाते हैं। ऑब्वियसली आपकी प्राइसिंग पावर भी इंक्रीज हो जाती है। तो इसलिए अगर आप देखोगे तो यूजुअली स्पेशलिटी केमिकल वाली जो कंपनीज होती है इधर मार्जिन प्रोटेक्टेड होते हैं, कमोडिटाइज नहीं होते। बट अगर आप नॉर्मली बल्क केमिकल इंडस्ट्री की बात करोगे तो वहां पे आपके मार्जिन जो है बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्टेड होते हैं। आपके अप साइकिल और डाउन साइकिल के ऊपर चीजें डिपेंड करती है। फॉर एग्जांपल जब अप साइकिल होता है तब आपके मार्जिन इंक्रीज हो जाते हैं, जब डाउन साइकिल चल रहा होता है तब आपके मार्जिन जो है फेस करना स्टार्ट कर देते हैं। मतलब मार्जिन के अंदर भी जो है हमें उस टाइम के अंदर डाउन ट्रेंड देखने मिलता है। कई बार अगर आप बल्क केमिकल्स के अंदर देखोगे तो मार्जिन जो है सिंगल डिजिट के आसपास भी चल जाते हैं, लो सिंगल डिजिट के आसपास, और कई बार नेगेटिव भी हो जाते हैं क्योंकि रॉ मटेरियल का प्राइस वगैरह जो है एक्सपेंसिव हो जाता है। और आपके केमिकल का प्राइसेस वगैरह भी जो है जब फॉल हो जाते हैं डाउन साइकिल में तो दिक्कतें बहुत आती है। तो बल्क केमिकल्स थोड़ा प्रॉब्लमेटिक स्पेस है। और जब आप स्पेशलिटी साइड आते हो तो ये प्रॉब्लम जो है आधी से ज्यादा प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाती है। अब आपके केमिकल इंडस्ट्री के अंदर आपका सप्लाई चेन जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और एक बार सप्लाई चेन के अंदर प्रॉब्लम आ गया और आपके रॉ मटेरियल के प्राइसेस इंक्रीज होना स्टार्ट हो गए, कंपनी जो है ऑटोमेटिकली फेस करना स्टार्ट कर देती है। अब ग्लोबल फ्रेग्रेंस इंडस्ट्री की बात करें तो इसका मार्केट लैंडस्केप देखें अगर हम, तो 2023 में इस इंडस्ट्री का जो प्रोजेक्टेड मार्केट साइज था वो था $57.5 बिलियन के आसपास। 2024 में साइज था $61 बिलियन के आसपास, और 2030 तक प्रोजेक्टेड साइज है $88 बिलियन के आसपास अगर आप देखोगे तो इस हिसाब से अगर हम 2024 से 2030 का अगर हम बेसिकली कैगर कैलकुलेट करें तो कैगर जो है 6.4% के आसपास आ जाता है। अब यहाँ पे ग्रोथ ड्राइवर्स क्या है आपके फ्रेग्रेंस इंडस्ट्री के ग्रोथ के लिए? एक है आपका डिस्पोजेबल इनकम इंक्रीज होते जा रहा है। अगर आप फ्रेग्रेंस इंडस्ट्री के जो केमिकल्स देखोगे तो ये सारे जो है आपके परफ्यूम्स के अंदर यूज होते हैं। और जब आपका डिस्पोजेबल इनकम जो है इंक्रीज होता है तब आपका परफ्यूम का सेल भी जो है वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। इसके साथ साथ सेंट मार्केटिंग जो है बहुत ज़्यादा यूज होता है आपके होटल्स के अंदर, रिटेल स्टोर्स के अंदर, वेलनेस स्टोर्स के अंदर, तो ये भी एक ग्रोथ ड्राइवर है। और उसके बाद अगर आप देखोगे तो नेचुरल फ्रेग्रेंसेस भी यूज़ करते हैं। इसके साथ साथ कार के अंदर अगर हम लोग देखें तो कार फ्रेशनर्स वगैरह भी यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे भी जो है आपका फ्रेग्रेंस वगैरह जो है वो यूज़ किया जाता है। अगर हम फ्रेग्रेंस इंडस्ट्री की बात करें तो पहले जो है हम इसकी वैल्यू चेन समझेंगे। अब इस वैल्यू चेन के अंदर जो है अलग अलग स्टेजेस होते हैं। फर्स्ट स्टेज के अंदर आप जो है आपके रॉ मटेरियल्स प्रोक्योर करते हो। तो आपके रॉ मटेरियल्स क्या होते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल होता है आपका टर्पेंटाइन ऑयल। अब इस टर्पेंटाइन ऑयल के अंदर अगर आप देखोगे तो एक टाइप होता है सीएसटी का और दूसरा टाइप होता है आपका जीटीओ का। और फिर उसके बाद आपका रोज आ जाता है, जैस्मिन आ जाता है, वेटिवर आ जाता है। उसके बाद सिंथेटिक्स वगैरह जो है ये आपके रॉ मटेरियल के अंदर आ जाते हैं। फिर इंटरमीडिएट्स के अंदर अगर आप देखोगे तो अरोमा केमिकल्स आते हैं जिसमें कैम्फर आता है, डीएचएमओएल आता है, टर्पेनियोल आता है, गैलेक्सोडाइल आता है, गैलेक्सोलाइड आता है। तो डीएचएमओएल अगर आप देखोगे तो इससे जो है हम गॉड्स मॉलिक्यूल बोलते हैं क्योंकि मैक्सिमम केसेस में आपका डीएचएमओएल जो है वो यूज़ किया जाता है। फिर उसके बाद जो है ब्लेंडिंग स्टेज आता है जहाँ पे एफ एंड एफ वाली जो आपकी कंपनीज होती है वो प्रोप्राइटरी परफ्यूम ऑयल्स बनाती है, कॉन्सेंट्रेट्स बनाती है। तो वहाँ पे जो है अगर आप देखोगे तो वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी जीवाडॉन, ये कंपनी आ जाती है। और एक और कंपनी है फर्मेनिच, ये एक और कंपनी है जो कि ब्लेंडिंग वाले स्पेस के अंदर काम करती है। ब्लेंडिंग वाले स्पेस के बाद आपका फॉर्मुलेशन वाला स्पेस आता है जहां आपकी लॉरियल जैसी कंपनीज हो गई, यूनिलेवर जैसी कंपनीज हो गई, नेस्ले जैसी कंपनीज हो गई। ये आपके जो ब्लेंडिंग कर कर जो स्टेज होने के बाद जो रॉ मटेरियल्स इनको मिलते हैं उसे जो है ये लोग फॉर्मुलेट करते हैं और अपने प्रोडक्ट्स के अंदर यूज़ करते हैं। और फिर उसके बाद पैकेजिंग होती है और उसके बाद एंड कंज्यूमर यूज़ के लिए चीज़ें जो है वो मूव ऑन हो जाती है। अब इस इंडस्ट्री के अंदर अगर आप देखोगे तो पहली चीज़, आपका ज़्यादा आप शिफ्टिंग नहीं कर सकते। आपके स्विचिंग कॉस्ट जो है बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं क्योंकि एक बार आपके कंज्यूमर जो है आपके प्रोडक्ट को अटैच हो जाते हैं तो फिर ऑब्वियसली आप आपके जो सप्लायर्स है उन्हें बार बार चेंज नहीं कर सकते। जिवेडॉन का केस में अगर आप देखोगे तो इनके हेडक्वार्टर जो है वो स्विट्जरलैंड के अंदर है। और इनका अगर आप रेवेन्यू देखोगे तो स्विट्जरलैंड करेंसी के अंदर अगर आप देखोगे, स्विस करेंसी के अंदर, तो ये कुछ 5.8 बिलियन के आसपास है।
और उसके बाद एक और कंपनी है डीएसएम। डीएसएम के केस में अगर आप देखोगे तो उसका साइज भी 2023 का रेवेन्यू अगर आप देखोगे फ्रेग्रेंस सेगमेंट से तो $5.5 बिलियन के आसपास है। और फिर उसके बाद जो आपकी दूसरी कंपनीज है वो आईएफएफ है, फिर सिमराइज है और उसके बाद मेन है। उसके बाद अगर आप देखोगे तो डीएसएम और आपका फर्मेज का जो है मर्जर हुआ था 2023-2024 में, जो कि वन ऑफ द लार्जेस्ट नेचुरल फ्रेग्रेंस एंड आर&डी हब है। इसके साथ साथ इसके वजह से इस कंपनी का जो है बायोटेक और आपका न्यूट्रिशन लिंक्ड सेंट्स के अंदर जो है रीच इंक्रीज हो गया और एक सिनर्जिस्टिक सर्वर था, मर्जर था, आई एम सॉरी। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो हम जो है कुछ स्ट्रेटेजिक ट्रेंड्स के बारे में बात करेंगे जो कि इस इंडस्ट्री को जो है रीशेप कर रही है। एक आपका एआई का यूज होना जो है फिर से स्टार्ट हो चुका है। कंपनीज जो है आपके वैल्यू एडिशन प्रोडक्ट्स के ऊपर जो है ज़्यादा फोकस कर रही है, क्योंकि वैल्यू एडिशन प्रोडक्ट्स के अंदर अगर आप देखोगे तो आपके मार्जिन्स वगैरह भी जो है वो इंप्रूव होने स्टार्ट हो जाते हैं। इंडिया के केस में अगर आप देखोगे तो आपका अरोमा केमिकल का जो एक्सपोर्ट्स है वो 14% CAGR के आसपास ग्रो कर रहा है। और इसमें मेजर प्रोडक्ट्स जो है वो टर्पेनियोल है, DHMOL है, कैम्फर है और पाइन ऑयल है। अब इसके अंदर कौन से प्लेयर्स है जो कि ये प्लेयर सेगमेंट के अंदर काम करते हैं, तो एक जो है वन ऑफ द बिगेस्ट प्लेयर जो है आपका प्रीवी, फिर उसके बाद एक और प्लेयर है जिसका नाम है एसएच केलकर और उसके बाद जो थर्ड प्लेयर है वो है जुबिलियंट इनक्रीविया। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो इंडिया का क्या कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। इंडिया के केस में अगर आप देखोगे तो प्रिवी जो है ग्लोबल टॉप 3 के अंदर आता है, जो कि एक्चुअली बैकवर्ड इंटीग्रेटेड है। इसलिए अगर आप प्रिवी के केस में उनके मार्जिन्स देखोगे तो बहुत ज़्यादा हाई है। और फिर इसके बाद इंडिया के केस में अगर आप देखोगे तो ये लोग जो है बल्क सप्लायर से आपका ट्रांजिशन कर रहे हैं नीज फॉर्मुलेशंस की तरफ, जहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसलिए इनके मार्जिन्स वगैरह भी जो है वो इंप्रूव होने स्टार्ट हो जाते हैं। और आपका फ्रेग्रेंस वाला इंडस्ट्री, फ्लेवर्स एंड फ्रेग्रेंस वाला इंडस्ट्री इतना ज़्यादा इन्वेस्टर्स का अटेंशन क्यों ले रहा है, क्योंकि एक चीज़ अगर आप देखोगे, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि हाई एंट्री बैरियर्स जो है यहाँ बहुत ज़्यादा है। और अकॉर्डिंग टू पॉटर्स थियरी, अगर आप माइकल पॉटर की थियरी आपने पढ़ी होगी तो आपको आइडिया होगा कि जब आपके इंडस्ट्री के अंदर हाई एंट्री बैरियर्स होते हैं तब आपके इंडस्ट्री के अंदर कॉम्पिटिटर्स को पेनिट्रेट करना जो है बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इसके साथ साथ इस कंपनी के अंदर अगर आप देखोगे, इस सेक्टर के अंदर अगर आप देखोगे तो सेक्टर के अंदर बहुत कम कंपनीज है, बहुत कम प्लेयर्स है, इसलिए इनका प्राइसिंग पावर जो है बहुत ज़्यादा है। प्रीमियमाइजेशन पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, जहां अगर आप देखोगे तो पर्सनल केयर और आपका वेलनेस जैसी जो कैटेगरी है वो बहुत ज़्यादा इरप्ट होकर आ रही है। और उसके बाद आपके इमर्जिंग मार्केट, जो कि एक मार्केट जो है हमारा इंडिया है, वहाँ से जो है अच्छी खासी वॉल्यूम ग्रोथ जो है हमें देखने मिल रही है। अब हम 3 कंपनीज डिस्कस करेंगे इसके अंदर। पहली जो सबसे इंटरेस्टिंग कंपनी है जिसका नाम है प्रिवी स्पेशलिटी केमिकल्स। अगर आप प्रिवी के केस में देखोगे तो इनकी अगर हम ग्रोथ की बात करें तो पहले इस कंपनी के अंदर डिसेंट लेवल की ग्रोथ थी, लेकिन अगर आप पिछले 4 क्वार्टर से देखोगे तो इस कंपनी के अंदर ग्रोथ बड़ी अच्छी आ रही है। मार्च 2024 का क्वार्टर 21% का ग्रोथ, फिर उसके बाद अगर आप पिछले 2 क्वार्टर से देखोगे तो कंपनी आराम से 17% प्लस के आसपास जो है ग्रो करते जा रही है। अब प्रिवी के केस में एक चीज़ इंटरेस्टिंग हो रही है कि इनके अगर आप मार्जिन्स देखोगे तो मार्जिन्स के अंदर जो है हमें इंप्रूवमेंट देखने मिला है, जहां अगर आप इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखोगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है 23% के आसपास जो है वो जा चुके हैं। इसके साथ साथ अगर आप प्रिवी के केस में देखोगे तो कंपनी को जो है ऑपरेटिंग लेवरेज भी मिल रहा है, क्योंकि इनके मार्जिन्स के अंदर जो है हमें इंप्रूवमेंट देखने मिल रहा है। अब इनके मार्जिन्स के अंदर हमें इंप्रूवमेंट कहाँ से देखने मिल रहा है, मैक्सिमम अगर आप देखोगे तो ये लोग जो है ऑलरेडी स्पेशलिटी केमिकल्स के अंदर काम करते हैं। इसके साथ साथ ये लोग जो है वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स के ऊपर जो है बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, जिसके वजह से इनके मार्जिन्स के अंदर इंप्रूवमेंट देखने मिल रहा है और कंपनी को जो है अच्छा खासा ऑपरेटिंग लेवरेज देखने मिल रहा है। इसके साथ अगर हम बात करें तो जियोग्राफिकल स्प्लिट वाइज अगर हम देखें तो प्रिवी के जो मैक्सिमम रेवेन्यूज है वो एक्सपोर्ट के थ्रू आते हैं। और अगर आप देखोगे तो प्रिवी जो इनका वैल्यू एडेड शेयर ऑफ रेवेन्यूज है वो जो है इंक्रीज करते जा रहा है। मैक्सिमम प्रिवी आपके कौन से सेगमेंट के अंदर काम करता है, ये लोग जो है आपके पेनाइन के अंदर काम करते हैं। पेनाइन के अंदर अगर आप देखोगे तो इनके 60% के आसपास रेवेन्यूज आते हैं। फिर 22% ऑफ रेवेन्यूज जो है आपके मस्क और स्पेशलिटी से आते हैं, 7% ऑफ रेवेन्यूज आपके फिनॉल से आते हैं और फिर उसके बाद 3% ऑफ रेवेन्यूज जो है वो आपके वैल्यू एडेड प्रोडक्ट से आते हैं, जहाँ पे प्रिवी जो है बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा है। वॉल्यूम के अंदर इंक्रीज की बात करूँ तो वॉल्यूम के अंदर जो है हमें 27% का इंक्रीज देखने मिला। फिर इसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो है प्रिवी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वगैरह है जो कि आप चेकआउट कर सकते हो। प्रिवी के केस में अगर आप देखोगे तो इनकी जो है टोटल 7 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है। ये लोग जो है टोटल 70+ प्रोडक्ट्स बनाते हैं। इसके साथ साथ 30+ कंट्रीज के अंदर प्रिवी का जो है प्रेजेंस है। टोटल इनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी है, 48,000 TPA के आसपास जो है इनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी है।
फिर इसके साथ साथ प्रिवी ने जो है बैकवर्ड इंटीग्रेशन भी कर लिया आपके CST और GTO के साथ। और इसके साथ साथ प्रिवी के केस में एक और चीज़ देखोगे तो ये जो है आपके वर्ल्ड की जो 15 प्लस बिगेस्ट प्लेयर्स है आपके फ्रेग्रेंस और FMCG कैटेगरी के अंदर, वहाँ पे जो है ये लोग सर्व कर रहे हैं। इसके साथ साथ अगर आप देखोगे तो 70% ऑफ रेवेन्यूज प्रिवी के जो है वो एक्सपोर्ट कैटेगरी के अंदर आते हैं। और इनकी जो है लीडरशिप पोजीशन है आपका DHMOL के अंदर, एम्बर फ्लूअर के अंदर और टर्पिन ऑयल और पाइन ऑयल के अंदर। इसके साथ साथ अगर आप देखोगे तो अरोमा केमिकल के बहुत सारे कैटेगरी के अंदर जो है प्रीवी काम करता है। एक बार हमें जो है इंडस्ट्री साइज चेक कर लेना चाहिए अरोमा केमिकल्स का, और फिर उसके बाद जो है हम आगे बढ़ेंगे। अब एक और कंपनी है जिसका नाम है ओरिएंटल एरोमेटिक्स। अब इनकी अगर आप इन्वेस्टर्स प्रेजेंटेशन देखोगे तो आपको जो है इंडस्ट्री का ओवरव्यू मिल जाएगा। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ग्लोबल अरोमा केमिकल्स का जो मार्केट है वो 4.9% के आसपास ग्रो कर रहा है, 4.95 CAGR के आसपास, जो कि 2033 तक एक्सपेक्टेड है ग्रो करना। उसके बाद अगर आप देखोगे तो फ्रेग्रेंस और फ्लेवर्स के अंदर कंजम्पशन जो है वो इंक्रीज होते जा रहा है, क्योंकि कॉस्मेटिक्स और टॉयलेटरीज, सोप्स एंड डिटर्जेंट्स, फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्री के थ्रू जो है अच्छी खासी डिमांड देखने मिल रही है। उसके बाद टर्पेनीज और टर्पिनॉइड सेगमेंट के अंदर अगर आप देखोगे तो 4.7% का जो है हमें एक्सपांशन देखने मिल रहा है, जो कि 4.7% से ग्रो करेगा कैगर पे आपका 2024 से 2033 तक। उसके बाद अगर आप देखोगे तो क्या ग्रोथ ड्राइवर्स है, जैसे कि मैंने आपको बोला, आपका सिंथेटिक फ्लेवर्स के ऊपर जो है बैन लगा चुकी है गवर्नमेंट, जो कि आपके नेचुरल अरोमा केमिकल्स के ऊपर जो है अच्छी खासी ग्रोथ देखने मिल रही है इसकी वजह से। और इनका एप्लीकेशन जो है आपके कंजम्पशन इंडस्ट्री के अंदर जो है बहुत ज़्यादा है अगर आप अरोमा केमिकल्स की बात करोगे तो। और अरोमा केमिकल जो है यूनिक होता है, हर एक केमिकल डिफरेंट होता है, हर एक मॉलिक्यूल डिफरेंट होता है, तो इसमें जो है आपका स्पेशलाइजेशन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और जहाँ आपका स्पेशलाइजेशन है तो आप आपके कस्टमर से जो है हायर मार्जिन चार्ज कर सकते हो। यही चीज़ अगर आप देखोगे तो आप एक और चीज़ नोटिस करोगे तो मैक्सिमम इनके जो प्लेयर्स हैं इंडस्ट्री के अंदर बहुत कम प्लेयर्स है। तो ये जो टॉप 5 प्लेयर्स है इनके साथ ही जो है मैक्सिमम कंपनीज काम करती है, जो कि हमारे इंडिया के अंदर लिस्टेड है। अब उसके बाद ये इनके जो है कुछ प्रोडक्ट पोर्टफोलियो अगर आप देखोगे तो आपका स्पेशलिटी अरोमा केमिकल्स के अंदर, आपका मस्क पॉलीसाइक्लिक के अंदर, फिर इसके बाद जेनेरिक के अंदर भी ये लोग काम करते हैं थोड़ा बहुत, और पेनाइन डेरिवेटिव्स के अंदर भी जो है आपकी ये कंपनी काम करती है, ओरिएंटल एरोमेटिक्स। अब इसके बाद हम जो है इसके बारे में थोड़ी देर बाद डिस्कस करते हैं। एक बार हम प्रिवी के ऊपर ही जो है पूरी बात कर लेते हैं और फिर उसके बाद जो है आगे जाकर बात करते हैं। अब प्रिवी के केस में अगर आप देखोगे तो प्रिवी जो है केपेक्स भी कर रहा है, दैट इज अगेन अ गुड थिंग। और ये जो है प्रिवी के कुछ की प्रोडक्ट ऑफरिंग्स है जो कि प्रिवी ऑफर करता है आपके पिनाइन कैटेगरी के अंदर, जहाँ से मैक्सिमम 62% ऑफ रेवेन्यूज आ रहे हैं। सिट्रल के थ्रू 11% ऑफ रेवेन्यूज आ रहे हैं। मस्क और स्पेशलिटी से अगर आप देखोगे तो जहाँ ये लोग प्रिनॉल, टिम्बर टच, आपका टिम्बर फूड, निबेरॉल ये सारे कुछ मटेरियल्स बनाता है, केमिकल्स बनाता है, वहाँ से जो है 16% ऑफ रेवेन्यूज आ रहे हैं। और वैल्यू एडेड से जो है करेंटली 3% ऑफ रेवेन्यूज आ रहे हैं, जैसे कि मैंने आपसे पहले बात करी थी। अब एप्लीकेशंस क्या है, आपका फ्रेग्रेंस के अंदर यूज़ होता है, परफ्यूम हो गया, कैंडल हो गया, एयर फ्रेशनर हो गया, इंसेंस स्टिक हो गया। इसके बाद आपका होम केयर के अंदर ये प्रोडक्ट्स यूज़ होते हैं, पर्सनल केयर के अंदर ये प्रोडक्ट्स यूज़ होते हैं। और इसके साथ साथ अगर आप देखोगे तो आपके एंटीसेप्टिक लिक्विड्स, फार्मास्यूटिकल वगैरह के अंदर भी जो है इनके प्रोडक्ट्स वगैरह यूज़ होते हैं। इंटरनेशनली अगर आप देखोगे तो ये कुछ फ्रेग्रेंस कंपनीज है जिनके साथ प्रिवी काम करता है। इंडियन फ्रेग्रेंस कंपनीज भी अगर आप देखोगे तो हाँ बहुत कम प्लेयर्स लिस्टेड है इस स्पेस के अंदर भी, इसलिए ये स्पेस जो है बहुत ज़्यादा कंसोलिडेटेड है। और इसलिए मुझे ये स्पेस जो है बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा था, तो इसलिए मैंने सोचा कि यार इसका एक एनालिसिस स्पेस का जो है वो लाना ही चाहिए। अब इसके जो बिजनेसेस है आपको जो है इंडिपेंडेंटली जाकर स्टडी करने पड़ेंगे, क्योंकि एक वीडियो के अंदर जो है हम सारी चीज़ें कवर नहीं कर सकते। अब इसके बाद प्रिवी के केस में जो है हम और थोड़ी बात करते हैं। प्रिवी के केस में अब ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग जो है इनका मैक्सिमम फोकस वही है आपके वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स के ऊपर, जहाँ से ये लोग जो है इनके बाय प्रोडक्ट जो है जो कि CST और पाइन ऑयल मैन्युफैक्चरिंग के थ्रू ये लोग बनाते हैं, तो उसके थ्रू ये लोग जो है और प्रोडक्ट्स बना रहे हैं जिनके थ्रू इनके मार्जिन इंप्रूव होंगे। फिर इसके बाद अगर आप कैम्फर के केस में देखोगे तो कैम्फर वाले सेगमेंट के अंदर भी जो है ये लोग काम करते हैं और ये लोग जो है नए नए प्रोडक्ट्स जो है वो लेकर आ रहे हैं। अगर आप अरोमा केमिकल्स के अंदर देखोगे तो ये जो है एकदम हाई एंट्री बैरियर वाली इंडस्ट्री है, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, आप इस इंडस्ट्री के अंदर आपके जो सप्लायर्स है वो बार बार चेंज नहीं कर सकते। इसके साथ साथ इस इंडस्ट्री के अंदर आपको जो है कॉम्प्लेक्स केमिस्ट्री लगती है, जो कि हर एक केमिकल कंपनी के लिए पॉसिबल नहीं है कि आप इन मॉलिक्यूल्स के ऊपर जो है काम कर सको।
उसके बाद एक तो आपको कस्टमर ऑलरेडी आपके इस इंडस्ट्री के अंदर बहुत ज़्यादा कम है, तो आपको कस्टमर एक्वायर करने पड़ते हैं, फिर उनके साथ रिलेशन वगैरह बनाने पड़ते हैं। तो ये जेस्टेशन पीरियड जो है ये एक्चुअली बहुत ज़्यादा है। इस इंडस्ट्री के अंदर अगर आप देखोगे तो रेगुलेटरी नॉर्म्स वगैरह भी जो है बहुत ज़्यादा है। तो ये कुछ दिक्कतें हैं जो कि आपके इस इंडस्ट्री को जो है ये इस इंडस्ट्री के लिए जो है बेनिफिट्स ही अगर आप एक चीज़ से देखोगे तो, क्योंकि इससे आपके एंट्री बैरियर्स जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो आपका हेल्दी ग्रोथ इंडस्ट्री के अंदर मैं बात करूं तो यहाँ पे ग्लोबल और फ्रेग्रेंस इंडस्ट्री, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, आपका 35% के आसपास जो है वो फ्रेग्रेंस है और उसमें से 18% के आसपास जो है वो अरोमा केमिकल्स है। और प्रिवी जो है आपका मैक्सिमम अरोमा केमिकल्स वाले सेगमेंट के अंदर काम करता है। तो यहाँ पे जो है 5.1% के आसपास की जो है कैगर ग्रोथ हमें देखने मिल रही है। फिर इसके बाद इंडियन केमिकल इंडस्ट्री के अंदर क्या चीज़ें स्पेशल है जो कि आपके ये इंडियन प्लेयर्स है, इतने बड़े बड़े प्लेयर्स को, वन ऑफ द बिगेस्ट प्लेयर्स को केटर कर रहे हैं, इनकी सप्लाई पूरी कर रहे हैं। तो वो किस तरीके से कर रहे हैं, क्योंकि इंडियन केमिकल इंडस्ट्री के अंदर अगर आप देखोगे तो लेबर कॉस्ट बहुत ज़्यादा कम है। इसके साथ साथ गवर्नमेंट की तरफ से भी जो है बूस्ट देखने मिल रहा है आपके डोमेस्टिक प्रोडक्शन वगैरह के ऊपर। और एक तो प्रिवी के केस में अगर आप देखोगे तो इनका बैकवर्ड इंटीग्रेशन हुआ है, जिसके वजह से अगर आप इनके मार्जिन देखोगे तो मार्जिन जो है बहुत ज़्यादा हेल्दी है प्रिवी के केस में अगर आप देखोगे तो। जितनी भी कंपनीज है सबसे इंटरेस्टिंग जो है मुझे प्रीवी ही लग रही है। अब रीज़न बीइंग कि इनका गाइडेंस जो है जो कि मैनेजमेंट ने दिया है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग दिया है। 20% के आसपास जो है कंपनी आराम से ग्रो कर सकती है। इसके साथ साथ एबिटा मार्जिन की बात करूँ तो मैनेजमेंट बता रहा है कि जो इनके एबिटा मार्जिन है वो आराम से सस्टेन रहेंगे। अगर आप प्रीवी के केस में देखोगे तो इनके वॉल्यूम ग्रोथ के अंदर हमें जो है थोड़ा सा डिग्रोथ देखने मिला था, क्योंकि इस क्वार्टर के अंदर Q3 के अंदर अगर आप देखोगे तो इनकी कुछ फैसिलिटीज़ वगैरह है जो कि शट डाउन हो गई थी, जिसके वजह से ग्रोथ वगैरह जो है वो रिड्यूस हो गई थी। उसके बाद अगर आप देखोगे तो ये लोग जो है प्रिनॉइल के अंदर आपकी जो है वो कैपेसिटी इंक्रीज कर रहे हैं, जो कि आपके फरवरी 2025 से जो है वो ऑपरेशनलाइज हो जाएगी। और फिर उसके बाद जो है आपकी मार्केट डिमांड केटर करना जो है वो स्टार्ट कर देगी। उसके बाद अगर आप एक और चीज़ देखोगे तो इन्होंने जो है आपकी एक कंपनी है जी वाली, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा है उसका, तो उसके साथ जो है इन्होंने जॉइंट वेंचर भी किया है प्रिवी ने अगर आप देखोगे तो। और प्रिवी का जो मैनेजमेंट है वो बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक है और बता रहा है कि यार 20% का ग्रोथ तो इस सेगमेंट से जो है वो आराम से हो सकता है। वॉल्यूम और वैल्यू ग्रोथ ये दो चीज़ें होती है जो कि आपके रेवेन्यू को ड्राइव करती है। तो कंपनी का मैनेजमेंट क्या बता रहा है कि ये लोग जो है आपके वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स के ऊपर ज़्यादा काम करेंगे, जिसकी वजह से आपकी वैल्यू ग्रोथ जो है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू वॉल्यूम ग्रोथ। तो वॉल्यूम ग्रोथ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 17-18% के आसपास हो सकती है, और बची हुई ग्रोथ जो है वो आपकी वैल्यू ग्रोथ के थ्रू गाइड होगी, जिसकी वजह से आपके रेवेन्यूज के अंदर जो है हमें ग्रोथ देखने मिलेगा। तो ये वही है, इन्हें अगर वैल्यू ग्रोथ से ज़्यादा रेवेन्यूज लाने तो इन्हें जो है अपने मार्जिन एक्सपेंशन की तरफ फोकस करना पड़ेगा और वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स की तरफ फोकस करना पड़ेगा। अब इसके साथ साथ अगर इन्हें अपने और मार्जिन इंप्रूव करना है तो ये लोग जो है बैकवर्ड इंटीग्रेशन वगैरह के थ्रू मार्जिन इंप्रूव कर सकते हैं। लेकिन मैनेजमेंट वही बता रहा है कि इनके जो मार्जिन है करंटली स्टेबल रहेंगे, इससे ज़्यादा मार्जिन इंक्रीज नहीं होंगे, थोड़े बहुत इंक्रीज हो सकते हैं। और अभी भी अगर आप देखोगे इस क्वार्टर के अंदर तो मार्जिन जो इंप्रूव हुआ है वो आपके प्रोडक्ट मिक्स वगैरह के थ्रू ही हुआ है, कोई कॉस्ट एफिशिएंसी वगैरह के थ्रू जो है मार्जिन के अंदर चेंजेस नहीं मिले। अगर आप देखोगे तो इस इंडस्ट्री के अंदर जो है कुछ चैलेंजेस भी लग रहे हैं, जैसे कि अगर आप देखोगे तो एक पहला इनका प्लांट शट डाउन हो गया, दूसरा लेबर के थ्रू इन्हें प्रॉब्लम देखने मिल रहा है, और इनके जो एयर फ्राइट के एक्सपेंसेस है उसके वजह से इंक्रीज देखने मिल रहा है, जो कि अगर आप देखोगे तो एयर फ्राइट वाले जो एक्सपेंस है वो ये लोग कस्टमर से कवर कर रहे हैं। लेकिन अब यूजुअली देखो इस इंडस्ट्री के अंदर आप ऑब्वियसली कस्टमर के ऊपर जो है कॉस्ट पास कर सकते हो, हर एक कंपनी ये नहीं कर सकती है। इसका मैं एग्जांपल जो है आपको अगली कंपनी के अंदर दूंगा। प्रिवी ये चीज़ कर रही है, तो ये प्रिवी के केस में जो है एक पॉजिटिव चीज़ है, लेकिन इसके वजह से रेवेन्यू ग्रोथ के अंदर आपको जो है एक वन ऑफ देखने मिल रहा है। इसलिए अगर आप देखोगे तो करंटली रेवेन्यू ग्रोथ जो है हमें अच्छी खासी देखने मिल रही है, और प्रिवी का मैनेजमेंट भी वही बता रहा है कि अगर आप FY25 के अंदर देखोगे तो ग्रोथ जो है 20% के ऊपर रहेगी, लेकिन उसके बाद आपकी ग्रोथ जो है वो नॉर्मलाइज होनी स्टार्ट हो जाएगी। और ग्रोथ का भी मैनेजमेंट वही बता रहा है कि आपका इंडिया और अफ्रीका के अंदर कंपैरेटिवली ग्रोथ जो है वो ज़्यादा रहेगी, क्योंकि ये जो है आपके लो कैपिटा कंजम्पशन मार्केट है, जहाँ पे अगर आप ग्रोथ एक्सपेक्टेशन देखोगे तो 20-25% के आसपास जो है वो रहेगी। केपेक्स की बात करें तो मैनेजमेंट बता रहा है कि 250-300 करोड़ के आसपास का ये लोग केपेक्स करेंगे अगले 15-18 मंथ्स के अंदर, जहाँ ये अपनी कैपेसिटी इंक्रीज करेंगे। और वही है, बाकी ये लोग जो है अलग अलग प्रोडक्ट्स के ऊपर जो है फोकस कर चल रहे हैं।
फिर इसके बाद अगर आप प्रिवी के केस में देखोगे तो प्रिवी के केस में हर एक चीज़ ठीक है। प्रिवी के केस में मुझे जो है कोई प्रॉब्लम देखने नहीं मिला। रॉ मटेरियल सोर्सिंग की अगर मैं बात करूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मार्जिन एक्सपेंशन चल रहा है। मैनेजमेंट का गाइडेंस भी अगर आप देखोगे तो हाँ डिसेंट लेवल पे। फिर इसके बाद वैल्यूएशन की मैं बात करूँ तो हाँ वैल्यूएशन अगर आप देखोगे तो 40 के पीई के आसपास जो है कंपनी ट्रेड कर रही है। और अगर आप ऑर्डर, हाँ एक और चीज़ मुझे ऑर्डर बुक के बारे में डिस्कस करना था। एक प्रिवी के केस में अगर आप देखोगे तो इनके ऑर्डर जो है एनुअली डिसाइड होते हैं। तो यहाँ पे आपके जो ऑलरेडी जो ऑर्डर्स है वो पहले से ही डिसाइड किए गए होते हैं। इनके ईयर स्टार्टिंग में ही जो है वो चीज़ें मिल जाती है ऑर्डर वाली। और फिर उसके बाद जो है ये लोग काम करते हैं और कस्टमर पे जो है ये लोग आराम से चीज़ें पास ऑन कर सकते हैं। अब प्रिवी के अंदर क्या मैट्रिक्स है जो कि आपको ट्रैक करना चाहिए? एक आपका कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, दूसरा आपका प्रोडक्शन वॉल्यूम, एक्सपोर्ट के थ्रू कंट्रीब्यूशन कितना आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मार्जिन बेटर होते हैं। और आपका ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन आपको ट्रैक करने पड़ेंगे। और वर्किंग कैपिटल साइकिल जो है वहाँ आपको प्रिवी के केस में भी जो है ये चीज़ ट्रैक करनी पड़ेगी। फिर इसके बाद मैं अगर आपको प्रोडक्ट मिक्स की बात बताऊँ तो यहाँ पे अगर आप एक चीज़ नोटिस करोगे तो ये लोग जो है, अब ये इन्फॉर्मेशन जो है मैंने इनके कौन कौन से ये एक्सट्रैक्ट किया है। यह अगर आप देखोगे तो इनका जो स्पेशलिटीज़ और वैल्यू एडेड के ऊपर का जो शेयर है वो इंक्रीज होते जा रहा है। जहाँ ये लोग ग्लैक्समस्क, आपके प्रिनॉइल, एम्बर वुडी एक्सट्रीम और इंडो मेरेन पे जो है ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। इसके वजह से मार्जिन इंप्रूव हो रहे हैं, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन भी यहाँ इंप्रूव हो रहा है। और उसके बाद अगर आप रेवेन्यू ग्रोथ देखोगे तो रेवेन्यू ग्रोथ भी जो है कंटिन्यूड हो रही है आपके हाई मार्जिन प्रोडक्ट के तरफ। तो कोई ट्रेड ऑफ नहीं दिखने मिल रहा है हमें ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी के केस में अगर हम बात करें तो। अब प्रिवी के अलावा एक और कंपनी है जिसका नाम है एसएच केलकर। अब मैं वैल्यूएशन के बारे में इस वीडियो के अंदर जो है इतना ज़्यादा डिस्कस नहीं करूंगा, बट ओवरऑल अगर आप वैल्यूएशन देखोगे तो 42-43 के आसपास का प्रिवी का जो है पीई चल रहा है। तो उस पीई के हिसाब से देखोगे तो अभी करंटली हमें प्रिवी का मैनेजमेंट ग्रोथ कितना बता रहा है? 20% का। यहाँ पे हम मार्जिन इंक्रीज थोड़ा सा अज्यूम कर लेते 1 से 2% का। तो हम ऐसा अज्यूम कर सकते हैं कि प्रिवी को ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा है और प्रिवी जो है आराम से 30-40% के आसपास जो है वो अर्निंग्स ग्रो कर रहा है। तो इससे आपका पेग रेशियो जो है वो 1:1.5 के जो है बीच में चल जाता है, जो कि अगेन डिसेंट है। अब प्रिवी के केस में इंटरेस्टिंग चीजें तब होने लगेगी जब इनके मार्जिन एक्सपेंशन और ज्यादा होगा। हमें ऑपरेटिंग लेवरेज भी जो है प्रिवी के केस में देखने मिलेगा। तो ये सब आइडिया जो है हमें Q4 के अंदर लगेगा, क्योंकि Q4 के अंदर कंपनी का मैनेजमेंट जो है वो FY26 से रिलेटेड क्या प्लान है, इनके क्या आइडियाज है, वो हर चीज बताएगा। अब प्रिवी के बाद एक और कंपनी है जिसका नाम है एसएच केलकर। अब एसएच केलकर भी जो है आपके वही फ्लेवर्स और फ्रेग्रेंस इंडस्ट्री के अंदर काम करती है। अब एसएच केलकर के अंदर अगर आप देखोगे तो ग्रोथ जो कि प्रिवी के अंदर हमें देखने मिल रही है, इतनी ज्यादा ग्रोथ यहाँ पे देखने नहीं मिल रही है। लेकिन पिछले 2 क्वार्टर से अगर आप देखोगे तो यहाँ ग्रोथ इंटरेस्टिंग देखने मिल रही है। जहाँ सितंबर के क्वार्टर के अंदर हमें जो है 20% का सेल्स ग्रोथ देखने मिला था, और दिसंबर के क्वार्टर के अंदर अगर आप देखोगे तो कंपनी ने अपनी टॉप लाइन जो है 15% से ग्रो की है। लेकिन स्टॉक का चार्ट अगर आप देखोगे तो चार्ट जो है लोअर डायरेक्शन के ऊपर है। क्यों? क्योंकि अगर आप स्टॉक के अंदर देखोगे, प्रॉब्लम देखोगे इस कंपनी के अंदर, तो इनके मार्जिन जो है मार्जिन डिटोरिएट हो रहे हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पिछले साल के अगर आप देखोगे तो 16% के आसपास थे। इस साल अगर आप देखोगे तो 12% के आसपास जा चुके। इसलिए अगर आप देख रहे हो तो इस कंपनी को जो है ऑपरेटिंग डीलेवरेज फेस करने मिल रहा है। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है एसएच केलकर के केस में चल रहा है। अब एसएच केलकर के केस में ये प्रॉब्लम चल क्यों रहा है? एक चीज अगर आप देखोगे तो रॉ मटेरियल सोर्सिंग के अंदर जो है दिक्कत आ रहा है, जिसकी वजह से इनके ग्रॉस मार्जिन और आपके एबिटा मार्जिन जो है बहुत ज्यादा इफेक्ट हो रहे हैं। और ये दोनों इफेक्ट हो रहे हैं जिसकी वजह से आपकी ईपीएस ग्रोथ इफेक्ट हो रही है। और जब आपकी ईपीएस ग्रोथ इफेक्ट होती है तो आपके स्टॉक का जो पी री रेटिंग है वो पी री रेटिंग की जगह पी डी रेटिंग होना स्टार्ट हो जाता है। तो इसलिए अगर आप देखोगे तो स्टॉक प्राइस भी जो है इतने ज्यादा नेगेटिव रिटर्न दे रहा है। अब कंपनी के मैनेजमेंट ने ग्रोथ के लिए गाइडेंस कितना दिया है? गाइडेंस इन्होंने जो है 12% के आसपास का दिया है, जो कि यार मुझे इंटरेस्टिंग, इतना मेरा जो इंटरेस्ट है वो इस कंपनी के अंदर इतना ज्यादा जो है बन नहीं रहा है। वैल्यूएशन वाइज अगर आप देखोगे तो हाँ 22 के पीई के आसपास जो है ये कंपनी ट्रेड कर रही है, दैट इज डिसेंट वैल्यूएशन। लेकिन 12% के ग्रोथ पे मैं 22% का पीई दूं तो आप खुद पेग रेशियो कैलकुलेट कर लो, 2 के आसपास चल जाता है, जो कि इतना इंटरेस्टिंग नहीं बनाता है। और एक चीज अगर आप इस कंपनी का कॉन कॉल ट्रांसक्रिप्ट रीड करोगे तो ग्रॉस मार्जिन के टर्म्स में दिक्कत जा रहा है, और कंपनी का मैनेजमेंट वही बता रहा है कि इन्हें जो है सप्लाई चेन डिसरप्शन फेस करने मिल रहा है, जो कि इनके मार्जिन कॉम्प्रेशन को और ज्यादा लीड कर सकता है अगले 2 से 3 क्वार्टर के लिए। तो दिक्कत जो है कंपनी की अभी तक खत्म नहीं हुई है, और 2 से 3 क्वार्टर तो ये स्टॉक जो है दिक्कत देगा। और इसलिए मुझे नहीं लगता कि आपका ईपीएस ग्रोथ जो है हमें स्टॉक के अंदर देखने मिलेगा।
अब इसके साथ साथ जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, इनके मैक्सिमम रेवेन्यूज जो है वो इंडिया की तरफ से आ रहा है, इसलिए ये कंपनी जो है जियोग्राफिकल एक्सपांशन भी कर रही है, जहाँ ये यूएस के अंदर स्केल कर रही है, यूके के अंदर स्केल कर रही है, और यूरोप के अंदर भी जो है इनकी फैसिलिटी आ रही है। फिर FY26 के गाइडेंस की बात करें और ग्रोथ की बात करें, तो एक चीज आपका FMCG प्लेयर के अंदर जो है थोड़ा बहुत प्रॉब्लम देखने मिल रहा है, जो कि कंपनी का मैनेजमेंट बता रहा है कि हाँ थोड़ा बहुत स्लो डाउन देखने मिला है कुछ इनके क्लाइंट्स के ऊपर, और कुछ क्लाइंट जो है आपके वहां पे ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज वगैरह भी जो है वो देखने मिल रही है। लेकिन अगर आप प्रिवी के केस में देखोगे तो प्रिवी का जो मैनेजमेंट था वो उनके कॉन कॉल के अंदर बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक था। लेकिन अगर आप एसएच केलकर के अंदर देखोगे तो यहाँ मैनेजमेंट जो है स्लो डाउन की बातें कर रहा है। अब आप खुद जो है डॉट्स कनेक्ट करना स्टार्ट कर दोगे। एक और चीज है कि इनका जो है ग्रोथ गाइडेंस बिल्कुल इंटरेस्टिंग नहीं है, और यूरोप के अंदर अगर आप देखोगे तो हाँ ये केपेक्स कर रहे हैं, करंटली केपेक्स चल रहा है, जिसकी वजह से मार्जिन जो है वो डिप लेंगे। लेकिन एक बार केपेक्स वाला सीन इनका खत्म हो जाता है और फैसिलिटी जो है वो ऑपरेशनलाइज हो जाती है, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन जो है वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, तब ऑपरेटिंग लेवरेज जो है इस कंपनी के अंदर किक इन होना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन इसको कितना टाइम लगेगा? 18 to 20 मंथ्स। और अब कोई अगर स्मार्ट इन्वेस्टर बैठा होगा जो कि मेरी वीडियोस ऑलरेडी पहले से देख रहा होगा, तो उसे आइडिया लग गया होगा बॉस कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूं। आपको समझ गया होगा कि यार 18 to 20 मंथ्स हमें जो है इस स्टॉक के अंदर ईपीएस ग्रोथ देखने नहीं मिलेगा, और मैनेजमेंट जो है आपकी ग्रोथ की स्लो डाउन की बात कर रहा है। करंटली ग्रोथ कितनी देखने मिल रही है? 17%। मैनेजमेंट कितनी ग्रोथ की गाइडेंस दे रहा है? 12%। तो स्लो डाउन देखने मिल रहा है, इसलिए स्टॉक भी जो है वो परफॉर्म करना बंद कर देता है, क्योंकि एट द एंड आपकी ग्रोथ ही खत्म हो जाती है कंपनी के अंदर टॉप लाइन की, और टॉप लाइन ग्रोथ रिड्यूस हो जाती है, फिर आपकी ईपीएस ग्रोथ भी हिट ले लेती है, और मार्जिन्स भी आपके जो है हिट ले रहे, तो भाई आपकी कंपनी जो है प्रॉब्लम के अंदर फेस होनी स्टार्ट कर देती है, प्रॉब्लम फेस करना स्टार्ट कर देती है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कंपनी का मैनेजमेंट बता रहा है कि मार्जिन जो है 16 to 18% के आसपास जो है चल जाएंगे कुछ टाइम बाद, लेकिन इस चीज़ के लिए जो है वो टाइम लगेगा। उसके बाद अगर आप एक चीज देखोगे तो इस कंपनी के लिए जो है रिस्क क्या है? अगर ये लोग जो है मार्केट शेयर केटर नहीं करते, अगर इनका कंपटीशन जो है बहुत ज़्यादा इंक्रीज होते जाता है, जिसकी वजह से ये लोग मार्केट शेयर जो है वो लूज करना स्टार्ट कर देते हैं, और इनके कॉम्पिटिटर जो है इनसे कंपैरेटिवली बेटर करना स्टार्ट कर देते हैं, इनके क्लाइंट्स वगैरह ये लोग लूज करना स्टार्ट कर देंगे, तब जाकर जो है इन्हें बहुत ज़्यादा रिस्क देखने मिलेगा ग्रो करने के हिसाब से। ऐसे तो ये कंपनी अगर आप देखोगे, आपकी फ्लेवर्स और फ्रेग्रेंस इंडस्ट्री अगर आप देखोगे, तो ये जो है डिफेंसिव सॉर्ट ऑफ इंडस्ट्री है, जहाँ पे जो है मुझे इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं देखने मिलता। फिर इसके बाद अगर आप एक और चीज़ देखोगे तो कंपनी की जो प्राइसिंग पावर है, अगर आप प्रिवी के केस में देखोगे तो आप देखो मैं अपनी बात को किस तरीके से कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा हूँ। प्रिवी के मार्जिन्स बेटर थे क्योंकि वो लोग बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर चुके थे। एसएच केलकर के केस में अगर आप आओगे तो यहाँ प्राइसिंग पावर लिमिटेड है। प्राइसिंग पावर क्यों लिमिटेड है? क्योंकि आपके कस्टमर स्टिकी है, लेकिन आपके रॉ मटेरियल के सोर्सिंग के अंदर जो आपको प्रॉब्लम देखने मिल रहा है वो जो है आप कस्टमर को पास नहीं कर सकते हो। प्रिवी के केस में आप कस्टमर को चीज़ें जो है वो पास कर सकते थे। फिर इसके साथ साथ इनके फ्लेवर डिवीजन की बात करूं तो यह मार्जिन जो है एबिटा मार्जिन 22% के आसपास थे, एबिट मार्जिन आपके Q3 के अंदर। और फ्रेग्रेंस इंडस्ट्री की बात करूं, फ्रेग्रेंस डिवीजन के अंदर अगर आप देखोगे तो ये लोग इन्वेस्टमेंट फेज के अंदर है, जहां मार्जिन वगैरह जो है हिट ले रहे। और इसके साथ साथ इंडिया के इनके कुछ क्लाइंट्स है, वहाँ पे जो है स्लो डाउन देखने मिल रहा है। तो इसलिए अगर आप फ्लेवर साइड देखोगे तो इनके एबिट मार्जिन जो है टेम्परली थोड़े जो है लेफ्टवर्ड साइड की तरफ स्क्यू हो चुके हैं, और इन्हें जो है थोड़ा टाइम लगेगा, 2 से 3 साल, मतलब 18 to 20 मंथ्स लगेगा आराम से आपका ग्लोबल पेनिट्रेशन वगैरह इंक्रीज होने के बाद मार्जिन वगैरह इंप्रूव होने के लिए। फिर उसके बाद इनका जो यूरोपियन बिजनेस है, एक बार वहाँ का केपेक्स हो गया तो फिर इस बिजनेस के लिए जो है वहाँ पे चीज़ें जो है वो इंटरेस्टिंग होनी स्टार्ट हो जाएगी। अभी एक बार मार्जिन रिकवर हो गया तो आपको जो है ऑपरेटिंग लेवरेज मिलेगा। कॉन्ट्रैक्ट वाइज बात करें तो ये लोग जो है साल में 2 बार कॉन्ट्रैक्ट करते, प्राइस वगैरह ये लोग पास कर सकते, लेकिन रॉ मटेरियल का एकदम से पूरा प्राइस जो है ये लोग पास नहीं कर पा रहे। तो ये एक चीज़ जो है मुझे नेगेटिव बात लगी इस कंपनी के अंदर। और एक और है यार कि ग्रोथ इस कंपनी के अंदर इतनी अगर आप देखोगे तो इतनी ज़्यादा नहीं है। तो प्रिवी से अगर मैं इस कंपनी को कंपेयर करूँ तो प्रिवी, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, इनपुट कॉस्ट प्रिवी के जो है कम है वर्टिकल इंटीग्रेशन की वजह से, जिसकी वजह से अगर आप देखोगे तो इनका एक्सपोजर जो है रॉ मटेरियल प्राइस वॉलेटिलिटी के ऊपर वो भी रिड्यूस हो जाता है, और आपका यील्ड कंट्रोल भी जो है बहुत ज़्यादा रहता है, मतलब आपका मार्जिन कंट्रोल के अंदर अगर आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा रहता है। अब एसएच के बेसिकली करता क्या है, अगर किसी लोगों को कंफ्यूज हो रहा है तो आपका एसएच के जो है आपके जो अरोमा केमिकल्स है, जैसे कि कैम्फर हो गया, DHMOL हो गया, ये सब चीज़ें जो है वो प्रिवी से बाय करता है। और एसएच के जो है आपका एक वैल्यू एडेड बायर है, एक प्रोड्यूसर नहीं है। तो प्रिवी जो है वो प्रोड्यूस करता है और फिर जाके चीज़ें जो है एसएच के पास आती है। तो इस तरीके से जो है चीज़ें ऑपरेट हो रही है। अब इसके बाद कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप की बात अगर मैं करूं
तो ये कुछ की कॉम्पिटिटर्स है अगर आप देखोगे तो SHK के। एक आपका प्रिवी स्पेशलिटी हो गया, ओरिएंटल एरोमेटिक्स हो गया, उसके बाद फाइन ऑर्गेनिक हो गया, SFP सन हो गया। ग्लोबली अगर आप देखोगे तो ये कुछ बड़ी कंपनीज है जो कि बहुत बड़े कॉम्पिटिटिव प्रॉब्लम दिखा रही है, मतलब कंपटीशन यहाँ से बहुत ज़्यादा देखने मिल रहा है। अब इसके बाद बात करें तो मार्केट पोजीशनिंग की बात करें SHK की, तो इनका कुछ 35 to 40% के आसपास का मार्केट शेयर है आपके इंडियन फ्रेग्रेंस और फॉर्मुलेशन मार्केट के अंदर। अब इसके पहले हम थर्ड कंपनी की बात करें, मुझे जो है आपको एक चीज़ बतानी है हमारे इक्विटी रिसर्च मेंटरशिप प्रोग्राम के बारे में। अगर आप देखोगे तो हमारा इक्विटी रिसर्च मेंटरशिप प्रोग्राम जो है स्टार्ट हो चुका है। अगर आपको भी इक्विटी रिसर्च करना है, अगर आप चाहते हो कि आप जो है मार्केट रिसर्च के ऊपर, स्टॉक मार्केट पे आप अगर कंपनीज रिसर्च कर रहे हो, तो आपको किसी के ऊपर डिपेंडेंस नहीं रखनी है, आपको भी जो है मेरी तरीके की रिसर्च करनी है, तो आप जल्द से जल्द इक्विटी रिसर्च मेंटरशिप प्रोग्राम जो है वो ज्वाइन करो। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दी हुई है जहां से आप जो है रजिस्टर कर सकते हो। ये फॉर्म बस आपको फिल करना है, पेमेंट करना है, और उसके बाद आप जो है ये फॉर्म को सबमिट करके विद इन, एक बार आपका फॉर्म सबमिट हो गया तो विद इन 24 आवर्स जो है मैं आपको 1-on-1 आकर कनेक्ट करूंगा। और इस मेंटरशिप के बेनिफिट्स क्या है, आप जो है मुझसे 1-on-1 मेंटरशिप ले सकते हो। आपका कोई भी कंपनी रिलेटेड डाउट आया, आपका कोई भी सेक्टर रिलेटेड डाउट आ रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कौन से सेक्टर के अंदर क्या मैट्रिक्स ट्रैक करनी चाहिए, तो आप मुझसे जो है 1-on-1 आकर कनेक्ट कर जो है आपके सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हो। इसके अलावा बहुत सारे स्टॉक्स होते हैं जो कि मैं यूट्यूब पे अपलोड नहीं कर पाता हूँ, मैं डेली रीड करता रहता हूँ, तो इसलिए मैं जो है ये चीज़ें अपने मेंटरशिप ग्रुप के अंदर अपडेट कर रहा होता हूँ। तो जो नोट्स मैं बनाता हूँ, वैल्यूएशन के ऊपर मेरा क्या आउटलुक रहता है, मेरे पर्सनलाइज्ड वॉइस नोट्स होते हैं, ये सारी चीज़ें जो है मैं मेंटरशिप प्रोग्राम को आपके जो स्टूडेंट्स हैं उनको दे देता हूँ। क्योंकि सीन क्या होता है कि यार यूट्यूब के अंदर जो है मैं बता नहीं सकता हूँ कि यार ये स्टॉक के ऊपर मेरा ये आउटलुक है, वो स्टॉक के ऊपर मेरा ये आउटलुक है, क्योंकि ये चीज़ें जो है बाय सेल रिकमेंडेशन हो जाती है। तो मेंटरशिप प्रोग्राम के लिए मैं चीज़ें जो है और ज़्यादा सिंपल कर देता हूँ, उनको जो है मैं डायरेक्टली अपना ओपिनियन बता देता हूँ। इसके साथ साथ अभी जो है Q4 सीजन स्टार्ट होगा, तो वीकली अगर आप देखोगे तो हम लोग जो है एक लाइव सेशन करेंगे, और उस लाइव सेशन के अंदर हम जो भी कंपनीज में ट्रैक करता हूं उनके रिजल्ट्स अगर आप देखोगे तो आ चुके होंगे, कॉन कॉल वगैरह आ चुकी होगी, तो उस सेशन के अंदर हम लोग जो है सारी कंपनीज डिस्कस करेंगे। वीकली हम एक दिन तो बैठेंगे ही कम से कम, और पूरी बात करेंगे कौन सी कंपनी के किस तरीके से नंबर्स आ रहे हैं और मेरा किस तरीके से आउटलुक होता है, और मैं कौन से स्टॉक्स बाय कर रहा हूं, कौन से स्टॉक सेल कर रहा हूं। अब इसका एम जो है आपको बाय सेल रिकमेंडेशन देना नहीं होगा, एम जो है आपको समझना होगा, सिखाना होगा कि यार समझते कैसे हैं, सोचते कैसे, ताकि आप भी जो है खुद की रिसर्च कर पाओ और आप आपके पोर्टफोलियो के हिसाब से स्टॉक जो है बाय सेल कर सको। आप समझ सको कि मैं क्या बेसिस पे किसी भी स्टॉक को बाय करता हूँ, किसी भी स्टॉक को सेल करता हूँ। और इस मेंटरशिप प्रोग्राम के अंदर मैं जो है अपनी होल्डिंग्स भी शेयर करता हूँ कि कौन से कंपनी के अंदर मेरी कितनी होल्डिंग है, और वहाँ पे जो है किस तरीके से चीज़ें चल रही है, क्या थीसिस थी, क्या एंटी थीसिस थी, तो ये जो है आप कंसिडर कर सकते हो। अब इसके बाद हाँ, मेंटरशिप प्रोग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वो चेकआउट कर लेना। अब जो लास्ट कंपनी है एरोमेटिक्स की बात करें अब, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इधर भी जो है ओरिएंटल एरोमेटिक्स के अंदर ग्रोथ इतनी ज़्यादा नहीं है। तो यहाँ अगर आप ग्रोथ देखोगे तो ग्रोथ बहुत ज़्यादा वेरी कर रही है। पिछले क्वार्टर के अंदर अगर आप देखोगे Q3 के अंदर तो 12.75% की ग्रोथ देखने मिली थी, और Q2 के अंदर अगर आप देखोगे तो 4.9% की ग्रोथ देखने मिली थी। मार्जिन्स भी अगर आप देखोगे तो यहाँ जो है बहुत ज़्यादा वेरी कर रहे हैं। ओरिएंटल एरोमेटिक्स अगर आप देखोगे तो ये जो है बहुत ज़्यादा छोटी कंपनी है, ये भी उसी सेगमेंट के अंदर काम करती है जहाँ आपका प्रिवी काम करता है, और आपका दूसरी वो क्या नाम एस एच केलकर काम करती है। ओरिएंटल एरोमेटिक्स के अंदर अगर आप देखोगे तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग भी आपकी वही चीज़ें करते हैं जो कि आपका प्रिवी करता है, और ये लोग जो है आपके स्पेशलिटी बेस्ड एरोमा केमिकल्स के जो है वन ऑफ द बिगेस्ट मैन्युफैक्चरर्स है, जहाँ पे ये लोग आपका सिंथेटिक कैंपर के ऊपर काम करते हैं, टर्पिनियल्स के ऊपर काम करते हैं, पाइनाइल्स हो गया, एस्ट्रोमस्क हो गया, और बाकी एरोमा केमिकल्स के ऊपर जो है काम करते हैं, जो कि कॉस्मेटिक्स के अंदर यूज़ होता है, सोप्स के अंदर यूज़ होता है, और फार्मा इंडस्ट्री के अंदर यूज़ होता है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये लोग भी जो है अपना कैपेसिटी एक्सपेंशन कर रहे हैं, जहाँ अगर आप इनका केपेक्स देखोगे तो 350 to 400 करोड़ के आसपास का केपेक्स आ रहा है अगले 3 से 5 सालों में, मतलब आपका FY26 से लेकर FY28 तक। जहाँ इनका एक हाइड्रोजनेशन प्लांट आ रहा है आपका वडोदरा के अंदर, जिसकी इन्वेस्टमेंट जो है 40 to 50 करोड़ के आसपास की रहेगी, जो कि आपका Q4 FY24 के अंदर जो है कमीशन हो चुका होगा। फिर इसके बाद इनके जो है 2 अरोमा केमिकल्स के प्लांट आ रहे हैं, एक आपका महात के अंदर आ रहा है, और दूसरा जो है आपका 100 to 120 करोड़ के आसपास का भी जो है इनका एक और प्लांट आ रहा है। तो ये सीन है। बस दिक्कत यही है कि यार यहाँ वैल्यूएशन अगर आप देखोगे तो डिसेंट है, लेकिन ग्रोथ
दिक्कत दे रहा है। मार्जिन्स अगर आप देखोगे तो मार्जिन्स भी जो है स्टेबल नहीं है अगर आप इस कंपनी के अंदर बात करोगे तो। फिर इनका आप जो है इंडिविजुअली जाकर कॉन कॉल रीड कर लेना, इसका कॉन कॉल मैंने रीड नहीं करा है, बाकी दो कंपनीज के कॉन कॉल जो है मैंने रीड करे हुए। यहाँ अगर आप देखोगे तो इनके मार्जिन्स भी जो है फ्लक्चुएट होते हैं बहुत ज़्यादा। ग्रोथ अच्छी है, मैनेजमेंट भी यही बता रहा है कि इस इंडस्ट्री के अंदर ग्रोथ बहुत ज़्यादा अच्छी है, लेकिन सीन वो ये यार कि आपके एफएमसीजी डिमांड के अंदर जो है स्लो डाउन देखने मिल रहा है करंटली। कंपनीज जो है इसे अपॉर्चुनिटी की तरह देख रही है, क्योंकि जब आपके डिमांड के अंदर स्लो डाउन देखने मिलता है तब आपकी एफएमसीजी कंपनीज जो है प्रीमियमाइजेशन के ऊपर फोकस करती है। और जब ये लोग प्रीमियमाइजेशन के ऊपर ज़्यादा फोकस करना स्टार्ट करते थे तब अगर आप देखोगे तो ये R&D वगैरह के ऊपर भी जो है स्पेंड करना स्टार्ट कर देते। करंटली इनका कैम्फर का सेगमेंट अगर आप देखोगे तो वहाँ पे जो है मार्केटिंग कंडीशन जो है चैलेंजिंग फेस करने मिल रही है। और अगर आप देखोगे तो इनका टर्पीन का जो सेगमेंट है वहाँ पे डिमांड बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। फिर उसके बाद जैसे हम इनके एक्सपेंशन प्लान के बारे में जो है ऑलरेडी बात कर चुके हैं। चैलेंजेस इन्हें जो है मेन इनके कैम्फर वाले डिवीजन के अंदर मिल रहे हैं, जिसकी वजह से अगर आप देखोगे तो इनके रेवेन्यूज़ बहुत ज़्यादा दिक्कत दे रहे हैं। अब इसके बाद अगर आप कोई भी कंपनी रीड कर रहे हो तो आपको जो है इनकी क्रेडिट रेटिंग्स भी रीड करनी चाहिए, जहाँ पे आपको क्रेडिट रेटिंग्स में जो है अच्छा खासा आइडिया मिल जाता है इन कंपनीज़ के बारे में। तो यहाँ इस कंपनी की क्रेडिट स्ट्रेंथ की बात करें तो इनकी जो है एकदम डोमिनेंट पोजीशन है ऑलरेडी। जैसे कि मैंने आपको बताया फ्लेवर्स और फ्रेग्रेंस इंडस्ट्री के अंदर प्लेयर्स बहुत ज़्यादा कम है, तो हर एक प्लेयर की जो पोजीशन है वो अच्छी खासी डोमिनेंट पोजीशन के ऊपर जो है ये लोग ऑलरेडी बैठे हुए। इसलिए अगर आप देखोगे तो ये लोग केपेक्स वगैरह भी कर रहे हैं कॉन्स्टेंटली, और इंडस्ट्री के अंदर भी ग्रोथ है, ये बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं प्लेयर इस चीज़ पे। अगर आप देखोगे तो कॉन कॉल के अंदर बहुत ज़्यादा प्लेयर बता रहे इंडस्ट्री के अंदर ग्रोथ है, इंडस्ट्री के अंदर ग्रोथ है, और जब कोई चीज़ रिपीट होने लगती है तब आपको आइडिया लग जाना चाहिए कि इस सेक्टर के अंदर जो है टेलविंड्स चल रही है। उसके बाद आप एक और चीज़ देखोगे तो यहाँ एक चीज़ है कि यार रॉ मटेरियल के फ्लक्चुएशन के ऊपर आपके मार्जिन जो है बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होते हैं, क्योंकि इनका रॉ मटेरियल जो है अबाउट इनका अगर आप सेल्स का टोटल देखोगे तो 60% के आसपास जो है वो कंट्रीब्यूट करते हैं। तो इनकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो रॉ मटेरियल्स के ऊपर बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होती है। अब इन केस में अगर आप देखोगे इनके केस में तो बैकवर्ड इंटीग्रेशन प्रीवी की तरह तो इन्होंने कर नहीं रखा है, और उसके बाद इन्हें जो है आपके डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर और इंपोर्ट्स के थ्रू जो है इंटेंस कंपटीशन देखने मिल रहा है। जहां अगर आप इनका कैम्फर का सेगमेंट देखोगे तो वो जो है आपके चाइनीज़ इंपोर्ट्स की वजह से जो है वो इम्पैक्ट हो चुका है, और आपके डोमेस्टिक कैपेसिटीज़ भी जो है इंक्रीज होते जा रही है, जिसके वजह से इन्हें जो अपने मटेरियल है वो लोअर प्राइजेस के ऊपर सेल करने पड़ रहे हैं। और अरोमा केमिकल के अंदर अगर आप देखोगे तो डिमांड साइड प्रेशर देखने मिल रहा है, स्लो डाउन देखने मिल रहा है थोड़ा सा आपके यूरोप के अंदर और यूएस के अंदर, जिसकी वजह से सेल्स और मार्जिन जो है वो इम्पैक्ट हुआ है। तो इसलिए अगर आप देखोगे तो प्रिवी का मैक्सिमम एक्सपोजर जो है एक कंट्री के ऊपर नहीं है, बाकी कंट्रीज के ऊपर भी है, लेकिन दूसरे इसमें देखोगे ओरिएंटल एरोमेटिक्स में और आपका जो दूसरी एक और कंपनी है एसएच किलकर, वहाँ पे अगर आप इनके एक्सपोजर देखोगे तो इतने ज़्यादा डाइवर्सिफाइड नहीं है। तो अगर आप केमिकल कंपनीज के अंदर हो तो एक चीज़ है कि आपका एक्सपोजर जो है वो डाइवर्सिफाइड होना चाहिए। ये चीज़ जो है हमें टैरिफ्स की वजह से देखने मिली। तो जब से डोनाल्ड ट्रंप ने अगर आप देखोगे तो टैरिफ्स अनाउंस किए, तब से अगर आप देख रहे हो तो यार बहुत एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनी है जिनका यूएस के ऊपर डिपेंडेंस बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे जो है दिक्कतें आनी स्टार्ट हो गई है। तो होपफुली आपको ये फ्लेवर्स और फ्रेग्रेंस वाला जो इंडस्ट्री वाला वीडियो है वो पसंद आया होगा। ओवरऑल अगर आप देखोगे तो यार इंडस्ट्री के अंदर टेलविंड्स है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रिवी जो है इंटरेस्टिंग प्लेयर लगकर आ रहा है, एसएच केलकर के अंदर भी इंटरेस्टिंग चीज़ें हो रही है जो कि मैंने आपको हाईलाइट करी। फिर लास्ट आपका ओरिएंटल केमिकल्स नाम का एक प्लेयर है जो कि आप जो है उससे भी जाकर इंडिविजुअली स्टडी कर सकते हो। अब इस वीडियो का इंटेंशन क्या था? इस वीडियो का इंटेंशन था कि आपको फ्लेवर्स और फ्रेग्रेंस इंडस्ट्री के जो की स्टैट्स है वो समझ आए, इसके साथ साथ इस इंडस्ट्री के अंदर क्या मैट्रिक्स ट्रैक करनी चाहिए आपको वो समझ आए। उसके बाद इस इंडस्ट्री के अंदर कौन से 3 प्लेयर्स है, कौन से सबसे बड़े सप्लायर्स है इस इंडस्ट्री के अंदर, कौन से सबसे बड़े कस्टमर्स है इन प्लेयर्स के, ये चीज़ें जो है आपको समझ आए। और इसके साथ साथ केमिकल इंडस्ट्री का भी थोड़ा सा ब्रीफ देने का इस वीडियो का जो है इंटेंशन था, और होपफुली आपको ये इंडस्ट्री एनालिसिस वाला वीडियो जो है पसंद आया होगा। ऑलरेडी मैं इस इंडस्ट्री एनालिसिस वाले वीडियो को जो है डीप रख चुका था, लेकिन अगर हम वैल्यू चेन के अंदर और ज़्यादा डीप जाते तो ये वीडियो जो है बहुत ज़्यादा लेंथ देन हो जाता। आई थिंक 1.5 आवर के आसपास जो है ये वीडियो चले जाता। तो अगर आप इससे भी ज़्यादा लॉन्ग वीडियो के अंदर देखने के लिए इंटरेस्टेड हो तो आप जो है बता देना कमेंट सेक्शन के अंदर, तो मैं ट्राई करूंगा कि अगले वीडियोस जो है इससे भी ज़्यादा डिटेल रखूं। और एक और चीज़ है यार कि मेंटरशिप प्रोग्राम डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया हुआ है, उसके लिए रजिस्टर कर लेना। होपफुली आपको ये वीडियो जो है अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो से वैल्यू एडिशन मिला है तो चुपचाप इस वीडियो को जो है लाइक कर देना, नहीं तो यूट्यूब के एल्गोरिदम को जो है समझ में नहीं आता है कि यार कौन सा कंटेंट अच्छा है, कौन सा वैल्यू एडिंग कंटेंट है हमारे चैनल की तरह, कौन से चैनल से जो कि एक्चुअली वैल्यू ऐड कर रहे हैं और कौन से चैनल से जो कि वैल्यू ऐड कर ही नहीं रहे।
तो वही चीज़ है, तो इस वीडियो को जो है मैक्सिमम लाइक करना अगर आपको इस वीडियो के थ्रू वैल्यू एडिशन मिला होगा। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये चैनल जो है आपके मार्केट जर्नी के अंदर वैल्यू ऐड करते जा रहा है तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लेना। होपफुली आपको ये वीडियो के अंदर सारी चीज़ें जो है समझ आई हुई होगी। तो भी मैं डॉक जो है डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगा, तो आपको जो है आइडिया लग जाएगा किस तरीके से जो है चीज़ें प्ले आउट होती है, और आप एक बार जो है इंडस्ट्री के स्टैट्स वगैरह जो है खुद पढ़ सकते हो। बाकी आप इन्वेस्टर्स प्रेजेंटेशन रीड कर सकते हो इन सारी कंपनीज के, और आप जो है कॉन कॉल वगैरह भी जो है रीड करना स्टार्ट कर दो, तो आपको एक डीपर अंडरस्टैंडिंग होगी। ये वीडियो का इंटेंशन ये नहीं है कि आप कॉन कॉल वगैरह स्किप कर बस हमारे वीडियो देखकर इन्वेस्टिंग करो। इस वीडियो का इंटेंशन ये है कि आपको पता चल गया ये इंडस्ट्री इस तरीके से काम करती है, अब आपको जाकर जो है खुद का काम करना स्टार्ट करना है। होपफुली ये वीडियो ने जो है आपकी हेल्प की होगी। वीडियो अच्छा लगा